हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैटिक जीके के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। आज हम सभी रामसर स्थल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि अक्टूबर 2025 तक जो है भारत में 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 96 रामसर स्थल हैं। कितने रामसर स्थल हैं? अभी तक 96 रामसर स्थल हैं। और कितना भूभाग वो कवर करके रखा है? तो 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र में वो फैले हुए हैं। ये रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के माने जाने वाले आर्द्र भूमि है। ये कैसे हैं? तो ये रामसर कन्वेंशन जो एक्ट हुआ उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के माने जाने वाले ये आर्द्र भूमि होते हैं रामसर स्थल। कितने हैं अभी तक? तो 96 रामसर स्थल है, याद रखिएगा। और 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। 13 लाख आप राउंड फिगर याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बारे में समझिए कि तमिलनाडु में किस जगह में? तमिलनाडु में भारत के सबसे अधिक 20 रामसर स्थल है। सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु हो गया। और 2014 तक पूरे भारत में 26 रामसर स्थल थे। 2014 तक कितना था? 2026। और 2014 के बाद पूरे भारत में 67 नए रामसर स्थल जोड़े गए। कितने रामसर स्थल नए ऐड हुए इसमें? तो 67 ऐड हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि 2017 के आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम के अनुसार भारतीय सरकार की आर्द्र भूमि की परिभाषा में नदी चैनल, धान के खेत या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं। कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं हैं? तो जो नदी चैनल है वो धान के खेत हो गए, और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को इस आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किया जाता है। वो रामसर स्थल में उन्हें नहीं शामिल किया जाएगा। WWF इंडिया के अनुसार, किसके अनुसार? तो WWF इंडिया के अनुसार भारत में आर्द्र भूमि सबसे अधिक खतरे में है। कहाँ पे, किस जगह पे भारत की बात कर रहे हैं? यहाँ की जो आर्द्र भूमि है सबसे अधिक खतरे में मानी जाती है। यहाँ पर वनस्पति का नुकसान, लवणीकरण, अत्यधिक जल भराव, जल प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां, अत्यधिक विकास और सड़क निर्माण, इन सभी ने देश की आर्द्र भूमियों को नुकसान पहुंचाया है। किस किस चीज की वजह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है आर्द्र भूमि को? तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सड़कों का निर्माण होना, जल भराव हो जाना, प्रदूषण होना, प्रजातियों का बढ़ना, वनस्पतियों का नुकसान हो जाना, इन सभी के कारण यहाँ की जो आर्द्र भूमि है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट आप समझिए कि दिसंबर 2025 के अंत तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 96 रामसर स्थल है, जिसमें हाल ही में राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को शामिल किया गया। किसके झील को अभी लेटेस्ट शामिल किया गया है? तो याद रखना है, राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को शामिल किया गया। ये दो नए अभी आपके रामसर स्थल में ऐड किए गए हैं। भारत 1982 से रामसर कन्वेंशन का सदस्य। आपसे पूछा जाएगा कब भारत जो है रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना? तो 1982 में बना। और देश के विभिन्न राज्यों में ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल स्थित हैं। किसमें? तो भारत में जो है अलग अलग महत्व के आर्द्र भूमि स्थल स्थित हैं। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि रामसर कन्वेंशन में भारत को 1982 में शामिल किया गया और अभी तक कुल 96 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट समझना है आपको कि कुल संख्या कितना है? तो 96 है दिसंबर तक। याद करने वाली इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी गई, आप ध्यान से याद रखिए। कुल संख्या कितने रामसर स्थल का? 96 है। हालिया विस्तार में कौन सा जुड़ा? तो सिलीसेड झील जो राजस्थान का है, और कोपरा जलाशय कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ये दोनों अभी लेटेस्ट जुड़े हुए हैं। पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, चिल्का झील जो ओडिशा में है, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। ये दोनों पहला रामसर स्थल है। ध्यान रखिएगा, 1981 में से रामसर स्थल घोषित किया गया। दोनों को एक साथ घोषित किया गया, चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को।
सबसे बड़ा आपसे अगर पूछा जाए रामसर स्थल कौन सा है तो सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है वो है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो रुद्र सागर झील है जो त्रिपुरा में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा रामसर स्थल पूछा जाए तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। और सबसे छोटा पूछा जाए तो रुद्र सागर जो त्रिपुरा में है। और सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु है, जिसमें कितना है तो 20 रामसर स्थल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट जो ये स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद करना है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश में एक रामसर स्थल है, वो कौन सा है तो कोलेरू झील है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। असम में है आपका दीपोर बिल। ये सारे के सारे रामसर स्थल है, स्टेट वाइज है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है तो कोलेरू झील है। दीपोर बिल कहाँ है तो असम में है। छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय। छत्तीसगढ़ में कौन सा है कोपरा जलाशय है। बिहार का इंपॉर्टेंट रामसर स्थल याद रखिएगा, गोगा बिल झील याद रखिएगा, गोकुल जलाशय याद रखिएगा, कंवर झील याद रखिएगा, नागी पक्षी अभ्यारण्य याद रखना है, नकटी झील याद रखना है, उदयपुर झील याद रखना है आपको कि ये बिहार के 6 महत्वपूर्ण रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखना है, गोवा का एक नंदा झील याद रखिएगा जो गोवा में रामसर स्थल स्थित है। कहाँ है तो गोवा में कितना है 1 है नंदा झील। बिहार में कितना है 6 है, गोगाबिल झील, गोकुल जलाशय, कंवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी झील, उदयपुर झील। छत्तीसगढ़ में 1 है कोपरा जलाशय, असम में 1 है दीपोर बिल, आंध्र प्रदेश में 1 है कोलेरू झील। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका गुजरात में 4 है रामसर स्थल। पहला है आपका खिजरिया, फिर है नल सरोवर, फिर है थोल झील, फिर बाधवाना वेटलैंड। याद रखना है गुजरात में कितना है 4 है। पहला याद रखिएगा खिजरिया है, नल सरोवर है, थोल झील है और बधवाना वेटलैंड है जो गुजरात का रामसर स्थल है। हरियाणा का याद रखिएगा 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 2 जो है वो हरियाणा का रामसर स्थल साइट से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पहला है चंद्रताल, फिर पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य और रेणुका झील। ये 3 कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सा है, चंद्रताल है, पोंग बांध झील है, वन्यजीव अभ्यारण्य है और रेणुका झील है। कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर का 5 याद रखना है आपको, होकरसर आर्द्रभूमि, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य, सल्लाबुग आर्द्रभूमि, मानसर सुरिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य और वुलर झील। ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के रामसर स्थल हैं। जम्मू कश्मीर में कितना है 5 है। कौन कौन सा है, होकरसर आर्द्रभूमि, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य, सल्लाबुग आर्द्रभूमि, मानसर सुरिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य और वुलर झील है। हिमाचल प्रदेश में 3 कौन सा है, चंद्रताल है, पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, रेणुका झील है। हरियाणा में कितना है 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात में 4 है, खिजड़िया है, नल सरोवर है, थोल झील है और बाधवाना वेटलैंड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट झारखंड में 1 है, वो है उधवा झील है जो रामसर स्थल है। उधवा झील झारखंड का है। कर्नाटक में 4 है, कौन कौन सा है तो रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, अघानासिनी मुहाना है, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व है जो कर्नाटक में 4 आपका रामसर स्थल है। कौन कौन सा है, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघानाशिनी मुहाना है, मगदी केरेस है संरक्षण रिजर्व है। केरल में 3 है, याद रखना है, अष्टमुडी वेटलैंड है, सस्टम कोट्टा झील है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड है। केरल में कितना है 3 है, कौन कौन सा है तो अष्टमुडी वेटलैंड है, सस्टम कोट्टा झील है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड है। लद्दाख में 2 है, लद्दाख में 2 कौन कौन सा है तो तसोकार याद रखना है और तसो मोरिरी झील याद रखना है। ये लद्दाख का 2 रामसर स्थल है। कौन कौन सा है, तसोकार और तसो मोरिरी झील है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिए और चीजों को याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में आपका 5 है, कौन कौन सा है तो भोज वेटलैंड है, सख्य सागर है, सिरपुर झील है, यशवंत सागर है और तवा जलाशय है। ये मध्य प्रदेश के 5 आपका रामसर स्थल है। भोज वेटलैंड है, सख्य सागर है, सिरपुर झील है, यशवंत सागर है और तवा जलाशय है। महाराष्ट्र का 3 याद रखना है, लोनार झील, नंदूर मधमेश्वर और
ठाणे क्रीक, ये 3 महाराष्ट्र के रामसर स्थल है। लोनार झील, नंदूर मधमेश्वर और ठाणे क्रीक है। मणिपुर का एक है काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लोकटक झील जो है रामसर स्थल है, मणिपुर का है। मिजोरम का भी इंपॉर्टेंट है, पाला आर्द्र भूमि, याद रखिएगा कहाँ है, तो मिजोरम में है। ओडिशा के 6 रामसर स्थल आपको याद रखना है। अनसुपा झील है, भितरकनिका मैंग्रोव है, चिल्का झील है, हीराकुंड जलाशय है, सतकोसिया कंठ है और तमपारा झील है। ये 6 के 6 आपके कहाँ है, ओडिशा में है। एक बार रिकॉल कीजिए कौन कौन सा है, अनसुपा झील है, चिल्का झील है, भितरकनिका मैंग्रोव है, हीराकुंड जलाशय है, सतकोसिया कंठ है और तमपारा झील है। ये रामसर स्थल है, ओडिशा के हैं। नेक्स्ट क्या है, पंजाब में 6 है। ब्यास संरक्षण रिजर्व याद रखिए, हरीके वेटलैंड याद रखिए, कांजली वेटलैंड याद रखिए, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व याद रखिए, नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिए और रोपड़ वेटलैंड याद रखिए। ये पंजाब के 6 रामसर स्थल है। कौन कौन से हैं, ब्यास संरक्षण रिजर्व है, हरीके वेटलैंड है, कांजली वेटलैंड है, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व है, नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य है, रोपड़ वेटलैंड है। राजस्थान में 5 है, याद रखना है आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सांभर झील है, खीचन वेटलैंड है, मेनार वेटलैंड परिसर है और सिलीसेरे झील है, जो कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में है। ये 5 रामसर स्थल है। कौन कौन से हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सांभर झील है, खीचन वेटलैंड है, मिनार वेटलैंड परिसर है, सिलीसेरे झील है। सिक्किम में एक याद रखना है आपको रामसर स्थल में, वो आपका कौन सा है, खेचे ओपालरी आर्द्र भूमि है। कौन सा है, खेचे ओपालरी आर्द्र भूमि सिक्किम में है। नेक्स्ट याद रखना आपका तमिलनाडु का जो सबसे ज्यादा रामसर स्थल वहां पे है 20 है। कौन कौन सा है, ध्यान से याद रखिएगा। पहला है आपका चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, चौथा है आपका कराई विट्टी पक्षी अभ्यारण्य, पांचवा है करी किली पक्षी अभ्यारण्य, छठा है कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, सातवां है आपका लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन, आठवां है आपका पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन, नौवां है आपका पिचावरम मैनग्रोव, 10वां है आपका पॉइंट कैलीमेरे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11वां है आपका 10वां था आपका पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, 11वां है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 12वां है उदय मर्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, 13th है आपका वदावुर पक्षी अभ्यारण्य, 14th है आपका वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य, 15th में आपका वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य, 16th है आपका वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, 17th में आपका नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, 18th में आपका काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, 19th में आपका सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और लास्ट 20 जो 20वां है वो है थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल आपको करवा देता हूं कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य है, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, करी किली पक्षी अभ्यारण्य है, कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य है, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन है, पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन है, पिचावरम मैनग्रोव है, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, उदय मर्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य है, वदावुर पक्षी अभ्यारण्य है, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य है, वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य है, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य है, सक्करा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य है। ये सारे के सारे रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में पाए जाएंगे, जहां पे सबसे अधिक रामसर स्थल साइट्स है कितने हैं, तो 20 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा में एक रामसर साइट्स आपको दिखाई पड़ेगा। त्रिपुरा में कितना मिलेगा, त्रिपुरा में एक है, कौन सा है, तो आपका रुद्रसागर झील है। उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, कौन कौन सा है, तो याद रखिए आपका हो गया बखीरा अभ्यारण्य है, हैदरपुर वेटलैंड है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, समान पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नावर झील है, सूर सरोवर है, ऊपरी गंगा नदी है। ये उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन सारे स्थलों को। उत्तराखंड में आपका एक मिलेगा जो आसन बैराज है, रामसर स्थल है, कहाँ है,
उत्तराखंड में है। नेक्स्ट ध्यान से समझिए, उत्तराखंड में एक हो गया आसन बेराज, पश्चिम बंगाल में दो है, पहला है आपका पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और दूसरा है आपका सुंदरवन वेटलैंड। टोटल कुल मिला के कितना है, तो 96 वेटलैंड है, एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उत्तराखंड में एक है आसन बेराज और पश्चिम बंगाल में दो है, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड है और सुंदरवन वेटलैंड है। चीजें एक बार में आसानी से याद तो होने वाली है नहीं, इसको बार बार आप रिकॉल कीजिए, नोट्स बनाइए और चीजों को याद कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं समझाता हूं। हर एक जितने भी अभी आपने रामसर स्थल देखे, हर एक बारे में कुछ कुछ खास बातें हैं जिसे मैं आपको डिस्कस कराने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते। फर्स्ट आप जानिए मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किधर पड़ गया आपका, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे अधिक जैविक विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां प्रवाल, मछली, पक्षी, क्रेस्टिशियन, समुद्री कछुए और मैंग्रोव की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना था कि मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किधर है, तो तमिलनाडु राज्य में है और यहां अधिक जैविक विविधता वाला क्षेत्र है, जहां आपका प्रवाल, मछली, पक्षी में याद रखिएगा पक्षी पाया जाएगा, क्रिस्टेशियन पाया जाएगा, समुद्री कछुए पाए जाएंगे। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो एक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट समझिए आप पल्लीकरनई आर्द्रभूमि के बारे में। यह भी कहाँ है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में पड़ता है। यह मीठे पानी का दलदल है। यह शहर का एकमात्र बचा हुआ आर्द्रभूमि परिस्थितिक तंत्र है। यह दक्षिण भारत की कुछ गिनी चुनी और अंतिम प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में से एक है। पल्लीकरनई आर्द्रभूमि के बारे में याद रखना है, यह तमिलनाडु के चेन्नई में पड़ता है, मीठे पानी का दलदल है और यह एकमात्र बचा हुआ आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कुंथकुलम पक्षी अभ्यारण्य। यह भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है और वहां पे तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इस स्थल में सिंचाई के लिए बने तालाब है जो नहरों के जाल से आपस में जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है, जिला याद रख पाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अघनाशिनी मुहाना। इसका निर्माण जो है अघनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर हुआ था। अघनाशिनी मुहाना का निर्माण कहां हुआ था, तो अघनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर हुआ था। नेक्स्ट याद रखना है आपको करेवेती बर्ड सेंचुरी। ये क्या है, तो पिन टेल्ड डक, गार्गेनी, नॉर्दर्न सॉवेलर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विजन, कॉमन टील और कॉटन टील यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो करेवेती बर्ड सेंचुरी में कौन कौन से बर्ड पाए जाते हैं, पिन टेल्ड डक, गार्गेनी, नॉर्दर्न सॉवेलर, कॉमन पेचार्ड, यूरेशियन विजन, कॉमन टील और कॉटन टील यहाँ पाए जाते हैं। ये सारे के सारे पक्षी है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा रीजनिंग वाले में कि बताइए इनमें से कौन सा पक्षी नहीं है। आपको नाम भी नहीं पता होगा कि कॉमन पेचार्ड एक प्रकार का पक्षी है, नॉर्दर्न सॉवेलर एक पक्षी है। इन चीजों को आप ध्यान रखिए और सर्च कीजिए एक बार कभी गूगल पे कि पिन टेल डक दिखता किस तरह है, गार्गेनी किस तरह दिखता है, तब जाके आपकी नॉलेज क्या होगी, बिल्डअप होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है, खीचन आर्द्रभूमि। समझिए कि यह प्रवासी डोमिसाइल सारस के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सारस के लिए जाना जाता है खीचन आर्द्रभूमि, जिसे स्थानीय रूप से कुर्जा के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाएगा कुर्जा क्या है, तो कुर्जा एक पक्षी है जो सारस का रूप है। कुर्जा किसे कह रहे हैं, सारस को यहाँ कह रहे हैं, कुर्जा एक पक्षी का नाम है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट मिलेगा आपका रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। कहाँ है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, कर्नाटक में पड़ता है, जिला नहीं याद रहा कोई बात नहीं। यह एक पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण नदी तटीय आर्द्रभूमि है जो मगरमच्छ, कुबरदार महसीर, रंगीन सारस, चित्तीदार चोंच वाला पेलिकन और काले सिर वाला आइबिस जैसे वनस्पतियों और जीव प्रजातियों से समृद्ध है। याद आपको यही रखना है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में पड़ता है, मांड्या जिले में। नेक्स्ट आपको याद रखना है सिरपुर झील, यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो स्थलीय पौधों की प्रजातियां, वृहद पौधों, मछलियों, सरीसृपों, उभयचरों और जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। याद रखना है सिरपुर झील मध्य प्रदेश के इंदौर में है और यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है।
नेक्स्ट है आपका भोज आर्द्रभूमि। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित दो झील से मिलकर बना है। ये दो झील आपका है भोजताल और निचली झील है। भोजताल आपका ऊपरी झील है और एक निचली झील है जो शहर के केंद्र के पश्चिम में स्थित है। यह याद रखिएगा एक मानव निर्मित जलाशय है। यहाँ प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक पक्षी देखे जाते हैं। भोज आर्द्रभूमि को 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। इंपॉर्टेंट है कि कब इसे मान्यता मिली, तो 2002 में मिली। ऊपरी झील शहर की जीवन रेखा है जो शहर के 40% पेयजल की आपूर्ति करता है। कौन सा? भोज आर्द्रभूमि का जो भोजताल वाला ऊपरी झील है वह 40% पेयजल को पूरा करता है। ध्यान रखिएगा, इसे 2002 में शामिल किया गया। भोज आर्द्रभूमि में ध्यान आपको क्या रखना है, ये तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका है पाला आर्द्रभूमि। पाला आर्द्रभूमि याद रखिएगा मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह प्रसिद्ध स्थल हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी प्रजातियों सहित कई प्रकार के जीव जंतु की समृद्ध विविधता पाई जाती है। अब आपको ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि पाला आर्द्रभूमि आपका मिजोरम में पड़ेगा और यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट है आपका साख्या सागर। साख्या सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरत पारिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग है। साख्या सागर किसका अंग है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान का अंग है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हरिके वेटलैंड। दो नदियों के संगम पर स्थित 13 द्वीपों वाला एक उथला जलाशय है। कौन सा? हरिके वेटलैंड जो है दो नदियों के संगम पर स्थित है और यह 13 द्वीप वाला एक उथला जलाशय है। झील का 70% भाग घनी तैरती वनस्पति से ढका हुआ है। यह पक्षियों के प्रजनन, शीतकालीन प्रवास और पड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। जो प्रवास के दौरान 2 लाख से अधिक एनआरटीडी में आप याद रखिएगा बत्तख, हंस और श्वान को आश्रय प्रदान करता है। पूरी झील को वाणिज्यिक मत्स्य पालन संगठनों का वार्षिक आधार पर पट्टे पर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, हरिके वेटलैंड या दो नदियों के संगम पर स्थित 13 द्वीपों वाला एक उथला जलाशय है। यहाँ पे एनआरटीडी के रूप में बत्तख, हंस, श्वान को आश्रय प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा बखीरा अभ्यारण्य। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि पूछे तो बखीरा अभ्यारण्य बता दीजिएगा। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1980 में हुई। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे की बड़ी संख्या में प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित शीतकालीन और पड़ाव स्थल प्रदान करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा अभ्यारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे की बड़ी संख्या में प्रजातियों के लिए सुरक्षित शीतकालीन पड़ाव स्थल प्रदान करता है, तो याद रखिएगा वह है बखीरा अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह मध्य एशियाई फ्लाईवे की प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित स्थल है। नेक्स्ट है आपका चिलिका झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दया नदी के मुहाने पर स्थित चिल्का झील एक खारे पानी की झील है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दया नदी के मुहाने पर स्थित है। यह दया नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस चिल्का झील का यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है, तो चिल्का झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो चिल्का झील है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। प्रवासी पक्षियों के चरम मौसम में यहाँ 160 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इस बात को आप मत याद रखिएगा, लेकिन 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह एक खारे पानी की झील है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, कैस्पियन सागर, बेकाल झील, अरल सागर और रूस के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों, मंगोलिया के किर्गिज मैदानों, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख और हिमालय से भी पक्षी यहाँ आते हैं। किन किन जगहों से आते हैं, कैस्पियन सागर से आते हैं, बेकाल झील से आते हैं, अरल सागर से आते हैं, रूस से भी आते हैं, मंगोलिया से भी आते हैं और मध्य और दक्षिण पूर्वी एशियाई, लद्दाख और हिमालय से पक्षी इस चिल्का झील के पास आते हैं। यह पक्षी लंबी दूरी तय करते हैं। प्रवासी पक्षी संभवतः सीधी रेखा से कहीं अधिक लंबे मार्ग तय करते हैं जो संभवतः 12,000 किलोमीटर तक हो सकते हैं ताकि वे चिल्का झील तक पहुंच सके। 1981 में रामसर सम्मेलन के तहत चिल्का झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी कि कब इसे घोषित किया गया, तो 1981 में रामसर सम्मेलन के तहत चिल्का झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया। किसे, तो चिल्का झील को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नवंबर 2002 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों और इन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की प्रभावी भागीदारी के लिए चिल्का विकास प्राधिकरण को रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार से इसे कब सम्मानित किया गया, तो 2002 में किया गया। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहां आपको सफेद पेट वाले समुद्री चील, ग्रेलेग हंस, बैंगनी मुरहेन, जैकाना, फ्लेमिंगो, एग्रेट, धूसर और बैंगनी बगुले, भारतीय रोलर, सारस, सफेद आइबिस, स्पून बिल, ब्राह्मणी बत्तख, सोवेलर, पिनटेल आदि कई अन्य पक्षी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे पक्षियों के नाम हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने कितने पक्षी के नाम याद रखे मुझे बताइएगा एक बार कमेंट में। और अभी मैंने जितने पक्षी के नाम बताए सारे याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नलबाना द्वीप चिल्का झील की रामसर द्वारा निर्मित आर्द्रभूमि का मुख्य क्षेत्र है। कौन सा द्वीप है, तो नलबाना द्वीप, याद रखिएगा। नलबाना को 1987 में अधिसूचित किया गया था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1973 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। किसे, तो नलबाना द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट आप याद रखिएगा इसी में कि चिल्का झील के बारे में याद रखना है कि इरावदी डॉल्फिन, कौन सी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, जिसे हम लोग ऑर्केला ब्रेविरोस्ट्रिस, ऑर्केला ब्रेविरोस्ट्रिस चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है। कौन सी है, इरावदी डॉल्फिन जो है चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है, जिसका साइंटिफिक नेम ऑर्केला ब्रेविरोस्ट्रिस है। चिल्का भारत में इरावदी डॉल्फिन के एकमात्र ज्ञात आबादी का घर है और दुनिया के उन 2 लेगून में से एक है जहां यह प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रजाति, तो इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है किसमें, चिल्का झील में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह जिन 7 स्थानों पर पाई जाती है उनमें से 5 स्थानों पर इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी प्रजाति को, इरावदी डॉल्फिन को, जिसका साइंटिफिक नेम ऑर्केला ब्रेविरोस्ट्रिस है, चिल्का झील की प्रमुख प्रजाति है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कंजी आर्द्रभूमि, तो काली बेन नामक एक 12मासी नदी को 1870 में एक छोटे बांध के निर्माण द्वारा सिंचाई के लिए जल संग्रहण क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। किसे, तो काली बेन नामक एक 12मासी नदी थी जो 12 मास उसमें पानी बहती थी, उसे एक छोटे झील में परिवर्तित कर दिया बांध में, वहीं जाके आपका कंजी आर्द्रभूमि का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है आपका, यह नदी जो है राज्य में धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, कांजी नदी, क्योंकि इसका संबंध सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक से है। अब कांजी नदी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर पूछा जाए किस सिख से जुड़े हुए हैं, तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक से यह नदी जुड़ी हुई है और उसके आसपास का दलदली क्षेत्र प्रांतीय स्वामित्व में है, जबकि आसपास के इलाके निजी स्वामित्व में है। यह स्थान पर्यावरण, पर्यटन और पिकनिक का प्रमुख केंद्र है।
मैं जिस भाग को अंडरलाइन करते जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है होकेरा आर्द्र भूमि। तो कश्मीर के उत्तर पश्चिमी हिमालयी जैव भौगोलिक प्रांत में बर्फ से ढके पीर पंचाल जो समुद्र तल से कितना है 1584 मीटर ऊपर है, यह पीर पंचाल की तलहटी में स्थित होकरा आर्द्र भूमि श्रीनगर के रमणीय स्थल से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? श्रीनगर के रमणीय स्थल से 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपका होकरा आर्द्र भूमि, जो कश्मीर के किधर उत्तर पश्चिमी हिमालय जैव भौगोलिक प्रांत में पीर पंचाल की तलहटी में स्थित है। झेलम बेसिन से सटी यह एक प्राकृतिक बारहमासी आर्द्र भूमि कश्मीर में बची हुई एकमात्र ऐसी जगह है जहां सरकंडों के वन मौजूद हैं। कहाँ पे? तो कश्मीर में एकमात्र ऐसा जगह है होकेरा आर्द्र भूमि जहां पे आपको सरकंडों के वन मौजूद आपको मिलेंगे। कहाँ पे? तो झेलम बेसिन से सटी हुई है, याद रखिएगा यह होके आपका जो नदी है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में क्या, तसोकार। अब तसोकार झील के बारे में समझिए कि यह लद्दाख के कहाँ पे? तो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसमें दो आपस में जुड़ी हुई झीलें शामिल है। पहला आपका है मीठे पानी की स्टार्ट सापुक तसो और बड़ी खारी तसोकार। दो झील इसमें कौन कौन से शामिल है? तो मीठे पानी की झील है स्टार्ट सापुक तसो और बड़ी खारी तसोकार, जिसे मोर प्लेनस पूल के नाम से जाना जाता है। ये जो बड़ी खारी तसोकार है इसे ही मोर प्लेनस पूल के नाम से भी जाना जाता है। तसोकार नाम झील के किनारे पर खारे पानी के वाष्पीकरण से बनने वाले सफेद नमक के जमाव को दर्शाता है। ये जो तसोकार नाम पड़ा, क्यों पड़ा? तो झील के किनारे पर खारे पानी के जो वाष्पीकरण होते हैं उसके बाद जो सफेद नमक का वहां जमना, इस कारण की वजह से इसका नाम तसोकार नाम झील पड़ा। भारत में काले गर्दन, क्या ध्यान रखना है आपको, भारत में काले गर्दन वाले क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कौन से आपको बात ध्यान रखना है कि भारत में काले गर्दन वाले सारस, जिसे हम लोग ग्रस निग्रिकॉलिस के सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पाए जाने वाली कुछ प्रजातियों में लुप्त प्राय आपका कौन कौन सा है? तो सेकरबाज, जिसका साइंटिफिक नेम फाल्को चेरूग है। सेकरबाज का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? फाल्को चेरूग। और एशियाई जंगली कुत्ता या ढोल, जिसे हम लोग कुओन अल्पिनस लैनिगर कहते हैं, तथा संकटग्रस्त हिम तेंदुआ, जिसे हम लोग पैंथेरा अंसिया, ये सारे यहाँ पे शामिल हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लोनार झील के बारे में। किसके बारे में? लोनार झील के बारे में ध्यान रखिएगा क्या है इसमें। तो लगभग गोलाकार आकार का यह अंतर्ग्रही या बंद बेसिन है। लोनार झील कैसा है? तो यह एक अंतर्ग्रही या बंद बेसिन है जो गोलाकार आकार का है और इसका निर्माण लगभग 50,000 वर्ष पूर्व बेसाल्ट चट्टान पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। किससे? तो लोनार झील का निर्माण याद रखिएगा कि उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। बेसाल्ट चट्टान पर जब उल्का पिंड टकराई तब जाके आपका लोनार झील का निर्माण हुआ। यह पृथ्वी पर बेसाल्टिक चट्टानों में पाए जाने वाले 4 ज्ञात अति वेग वाले उल्का पिंड क्रेटरों में से एक है। कौन सा? लोनार झील। इसमें लवणता और क्षारीयता अधिक है क्योंकि जल निकासी नहीं होने के कारण क्या होगा, झील का जो पानी होगा वो एक ही जगह क्या होगा, जमा हो जाएगा। क्योंकि जल निकासी न होने के कारण झील का पानी वाष्पित होने से खनिज का सांद्रण हो जाता है। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं में लुप्त प्राय आप याद रखिएगा एशियाई वोलिनेक, जिसका साइंटिफिक नेम है सिकोनिया एपिस्कोप्स। नेक्स्ट है आपका कॉमन पोचार्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है आइथिया फेरिना, और ग्रे वुल्फ, जिसका साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस। ये सारे के सारे यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं जो लुप्त प्राय के कगार पे है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यह देश की एकमात्र क्रेटर झील है जो लोनार झील आप पढ़े। यह देश की क्या है, एकमात्र आपका क्या है, कैसा झील है,
तो यह एकमात्र जो है आपका क्रेटर झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ। इसे 1823 में ब्रिटिश अधिकारी CJE अलेक्जेंडर द्वारा एक अद्वितीय भौगोलिक स्थल के रूप में पहचाना गया था। क्रेटर झील को किसके द्वारा? तो ब्रिटिश अधिकारी CJE अलेक्जेंडर के द्वारा पहचाना गया था। हेमाड नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें क्या? तो हेमाडपंती मंदिर झील के किनारे स्थित है। कौन सा? तो ये जो क्रेटर झील आप समझ रहे हैं ये किस जगह पे स्थित है? तो याद रखिएगा आप, हेमाडपंती मंदिर झील के किनारे स्थित है। हाल ही में लोनार झील का पानी नमक पसंद करने वाले हेलो आर्किया, किसके बारे में अब देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि नमक पसंद करने वाले कौन सा? तो हेलो आर्किया सूक्ष्मजीवों की अधिक मात्रा के कारण गुलाबी हो गया था। हेलो आर्किया या हेलोफिलिक आर्किया एक प्रकार का जीवाणु समूह है जो गुलाबी रंग द्रव्य उत्पन्न करता है और नमक से संतृप्त पानी में पाया जाता है। कौन सा? तो याद रखिएगा, हेलोफिलिक आर्किया के कारण ये लोनार झील का पानी जो है वो गुलाबी हो गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कौन सा? तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कारिकली पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो कारिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित 58 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र है। इसका कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में है कारिकली पक्षी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर चेंगलपट्टू के दक्षिण में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। कारिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा पिचावरम मैंग्रोव वन के बारे में। तो पिचावरम मैंग्रोव वन जो है तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में चिदम्बरम के पास पिचावरम गांव के नजदीक स्थित है। याद क्या रखना है? पिचावरम मैंग्रोव वन कहाँ है? तो तमिलनाडु। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपको कुड्डालोर जिला याद रहा तो काफी बेहद अच्छी बात है। कुड्डालोर जिले में चिदम्बरम के पास पिचावरम गांव के नजदीक स्थित है और मैला दुथुराई जिले के कोडियाम पलायम द्वीप तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? कोडियाम पलायम द्वीप तक यह फैला हुआ है। यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है जो लगभग 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट अब समझिए क्या है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है? नेक्स्ट है आपका सतकोसिया घाटी। तो सतकोसिया घाटी ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। कहाँ है? तो ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है और वह महानदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा ये सतकोसिया घाटी बना? तो महानदी के द्वारा यह निर्मित हुआ है। यह घाटी सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। किस अभ्यारण्य के अंतर्गत? सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत। अब यह अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तो ओडिशा में पड़ेगा, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। किसके द्वारा? तो UN और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट आप याद रखिए वेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर। तो वेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर एक मानव निर्मित अंतर्देशीय तालाब है जो प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण छोर का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण छोर का निर्माण करने वाला आर्द्रभूमि कौन सा है? तो वेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर है, जो कहाँ है? तो यह तमिलनाडु के राजकमंगलम से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ कई प्रकार के जल पक्षियों के लिए उपयुक्त पर्यावास प्रदान करता है। जो लाइनिंग वाले जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट समझिए वेल्लोडे पक्षी अभ्यारण्य। तो वेल्लोडे पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित तालाब है जो पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास है। कहाँ है वेल्लोडे पक्षी अभ्यारण्य? तमिलनाडु के इरोड जिले में है और यह एक मानव निर्मित है। नेक्स्ट है आपका उदय मार्थांडपुरम पक्षी अभ्यारण्य। तो उदय मार्थंडापुरम तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में स्थित है। कहाँ है? तिरुवल्लुवर जिले में स्थित है। यह स्थल मानव निर्मित सिंचाई टैंकों से युक्त है और कई प्रकार के जल पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है हीराकुंड जलाशय। तो हीराकुंड जलाशय ओडिशा में हीराकुंड बांध के पीछे स्थित है। इसकी तटरेखा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है। इसे नहीं याद रखना है, लेकिन याद रखिएगा हीराकुंड जलाशय कहाँ है? तो ओडिशा में
में पड़ता है, हीराकुंड बांध के पीछे स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभ्यारण्य। तो सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभ्यारण्य के भीतर स्थित यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के दक्षिणी छोर पर स्थित है। कहाँ है? तो सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभ्यारण्य के भीतर स्थित यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के दक्षिणी छोर पर स्थित है। छोड़िए इसे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के दक्षिण छोर पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। यह मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक के निर्माण सदियों पहले हुआ था। यह पेटेंट स्टार्क और ब्लैक हेडेड आइबिस का घर है। कौन सा? तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है यह मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक का निर्माण सदियों पहले हुआ और यह जो है पेटेंट स्टार्क और ब्लैक हेडेड आइबिस का घर है। कौन सा? तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा मगाडी कैरे संरक्षण अभ्यारण्य। यह क्या है? तो बार हेडेड हंस सर्दियां यहां आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बार हेडेड हंस सर्दियों में कहां आते हैं, तो मगाडी कैरे संरक्षण अभ्यारण्य में आते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्गवुड 16 आरक्षित वन। तो ये स्थान ब्लैक चिंड नीलगिरी, लाफिंग थ्रस, नीलगिरी ब्लू रॉबिन और संकटग्रस्त नीलगिरी वुड पीजन के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। कौन सा स्थान? तो लॉन्गवुड 16 आरक्षित वन। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके कि ब्लैक चिंड नीलगिरी लाफिंग थ्रस किस तरह से दिखता है, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नीलगिरी ब्लू रॉबिन किस टाइप का दिखता है, संकटग्रस्त नीलगिरी वुड पीजन किस टाइप का दिखता है, ये सारे पक्षी किस तरह से दिखते हैं आप सर्च कीजिए गूगल पे, चीजें याद होगी। कहां पे मिलेगा आपको? तो लॉन्गवुड 16 आरक्षित वन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेनार आर्द्रभूमि परिसर। तो यह क्षेत्र प्रवासी ग्रेटर फ्लेमिंगो और मोरों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो और मोरों की बड़ी आबादी के लिए कौन सा जगह जाना जा रहा है? तो मेनार आर्द्रभूमि परिसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नंदा झील। तो नंदा झील गोवा के कुरचोरेम जिले में स्थित है। कहाँ है नंदा झील? गोवा में स्थित है। नंदा झील में रुक रुक कर आने वाले मीठे पानी के दलदल शामिल है। मीठे पानी के दलदल ये बना हुआ है नंदा झील, ध्यान रखिएगा, जो जुआरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी के निकट स्थित है। नंदा झील कहाँ स्थित है? तो जुआरी नदी के एक प्रमुख सहायक नदी के निकट स्थित है। अब आप खोजिएगा, सर्च कीजिएगा जुआरी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है जिसके निकट नंदा झील है, मुझे बताइएगा कमेंट में। यह आर्द्रभूमि विभिन्न प्रकार के प्रवासी जल पक्षियों और कई अन्य महत्वपूर्ण पौधों और जानवरों को आश्रय प्रदान करती है। जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह जामनगर जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ लगभग 300 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी देखे गए। यह अभ्यारण्य अपनी तरह का अनूठा है जिसमें मीठे पानी की झीलें, खारे और मीठे पानी के दलदली क्षेत्र दोनों मौजूद हैं। किसमें? तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको मीठे पानी की झील और खारे और मीठे पानी के दलदली क्षेत्र दोनों मौजूद है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है आपका अष्टमुडी अभ्यारण्य, समझिए। तो यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक प्राकृतिक बैक वाटर है। कौन सा? अष्टमुडी अभ्यारण्य। इसमें कल्लाडा और पल्लिचल नदियां गिरती है। अष्टमुडी अभ्यारण्य ये जो है केरल के कोल्लम जिले में स्थित प्राकृतिक बैक वाटर जो है ये अष्टमुडी अभ्यारण्य में क्या है? तो यहाँ पे कल्लाडा और पल्लिचल नदियां गिरती है। यह निंदाकारा में समुद्र के साथ एक मुहाना बनाता है। कहाँ पे? तो निंदाकारा जगह पर एक समुद्र के साथ एक मुहाना बनाएगा जो एक प्रसिद्ध मछली पकड़ने का बंदरगाह है। कौन सा? तो निंदाकारा। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इससे होकर गुजरता है। किस जगह से? निंदाकारा से होकर यह गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। केरल की सबसे स्वादिष्ट बैकवाटर मछली कंजीरा कोड कायल की करीमनी अष्टमुडी झील से आती है। केरल की जो सबसे स्वादिष्ट बैकवाटर मछली है कौन सा है? तो कंजीरा कोड कायल की करीमनी। बैकवाटर मछली और कंजीरा कोड कायल की करीमनी ये दोनों की दोनों कहाँ से मिलती है? तो अष्टमुडी झील से प्राप्त होती है। नेक्स्ट याद रखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील के साथ आपको बताए थे कि यह एक पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका सांभर झील। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर
सांभर झील है उत्तरी एशिया में प्रवेश करने वाले हजारों राजहंसों और अन्य पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास स्थान है। कौन सा? सांभर झील। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी एशिया से जितने भी प्रवास करने वाले राजहंस होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके लिए यह एक शीतकालीन निवास स्थल होता है। कौन सा? तो सांभर झील। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे आप स्किप नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। झील में उगने वाले विशेष शैवाल और जीवाणु जल को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं और झील की पारिस्थितिकी को सहारा देते हैं, जो बदले में प्रवासी जल पक्षियों के लिए जीवनदायी है। आसपास के जंगलों में अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जहां नीलगाय, हिरन और लोमड़िया के साथ स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। सांभर झील के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है और किस जगह पड़ता है राजस्थान में, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है सस्टम कोट्टा झील के बारे में। तो कोल्लम जिले में स्थित यह है सस्टम कोट्टा झील, जो केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी याद रखना है। सस्टम कोट्टा झील कैसी है? तो मीठे पानी की झील है। कल्दा नदी में धान के खेतों की पट्टी के माध्यम से एक अनूठी जल पूर्ति प्रणाली थी। कौन सी? सस्टम कोट्टा झील, जो अब अंधाधुंध मिट्टी और रेत खनन के कारण गायब हो गई है। जल पूर्ति तंत्र के नष्ट होने के कारण झील का जल स्तर घट रहा है। याद रखना है आपको, सस्टम कोट्टा झील कहाँ है? तो कोल्लम जिले में पड़ता है, केरल में पड़ता है। और कल्दा नदी में धान के खेतों की पट्टी के माध्यम से एक अनूठी जल पूर्ति प्रणाली थी, ये कल्दा नदी के हेल्प के कारण। नेक्स्ट है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि के बारे में समझिए। तो यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि 1984 में गंगा नदी के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के परिणाम स्वरूप बनी थी। इंपॉर्टेंट है कि यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो 1984 में गंगा नदी के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के परिणाम स्वरूप हैदरपुर आर्द्रभूमि बनी। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर स्थित है। ये लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं पे कौन सा आर्द्रभूमि स्थित है? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको जानना है हरिके वेटलैंड। तो दो नदियों के संगम पर स्थित 13 द्वीपों वाला एक उथला जलाशय है। कौन सा? हरिके वेटलैंड। शायद मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया। झील का 70% भाग घनी तैरती वनस्पति से ढका हुआ है। पक्षियों के प्रजनन, शीतकालीन प्रवास व पड़ाव के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, जो प्रवास के दौरान 2 लाख से अधिक एनआरटीडी, जिसमें बत्तख, हंस, स्वान इत्यादि शामिल है। पूरी झील को वाणिज्यिक मत्स्य पालन संगठनों के वार्षिक आधार पर पट्टे पर दिया जाता है। नेक्स्ट याद रखना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 672 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब? 1975 में। अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर का है, सितंबर 1998 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1998 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य के पूर्व में स्थित गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना सितंबर 1997 में हुई। यह भी इंपॉर्टेंट है कि भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य के पूर्व में स्थित है। कौन सा? तो गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे जो है 1997 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? तो गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य की। और इसमें गहीर माथा समुद्र तट पर बंगाल और कौन कौन सा है उसे आप ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ कौन कौन सा इसमें। बंगाल हो गया आपका, फर्स्ट ध्यान रखना है इसमें क्या, भितरकनिका मैंग्रोव को 2002 इसमें नेक्स्ट आपको ध्यान, गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब? 1997 में हुई। इसमें गहीर माथा समुद्री तट और बंगाल, कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का निकटवर्ती भाग इसमें शामिल है। कौन कौन सा? तो बंगाल का जो निकटवर्ती भाग है इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपको देखना है भितरकनिका मैंग्रोव जो को 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। कब किया गया था? भितरकनिका को 2002 में किया गया था। यह अपने खारे पानी के मगरमच्छों और ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। भितरकनिका याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा है? तो खारे पानी के मगरमच्छ और ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑलिव रिडले याद रखिएगा, कछुओं की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का कछुआ है। और खारे पानी के मगरमच्छ यहाँ भितरकनिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको सूर सरोवर के बारे में समझते हैं। तो कीथम झील के नाम से भी जाने जाने वाली यह झील मूल रूप से आगरा शहर को गर्मियों में पानी के आपूर्ति के लिए बनाई गई थी।
सूर सरोवर, इसी सूर सरोवर को कीथम झील भी कहा जाता है। और इस कीथम झील का निर्माण क्यों हुआ था? तो आगरा शहर को गर्मियों में पानी की आपूर्ति के लिए इस कीथम झील को बनाया गया था। लेकिन जल्दी यह एक महत्वपूर्ण और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बन गई। प्रजातियों में लुप्त प्राय आपका जो ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है जिसका साइंटिफिक नेम क्लेंगा क्लेंगा है, सारस क्रेन है जिसका साइंटिफिक नेम ग्रस एंटीगोन है, और वाल्गो कैटफिश है जिसका साइंटिफिक नेम वाल्गो अट्टू शामिल है। यह स्थल मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करने वाले पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है सूर सरोवर को ही कीथम झील कहा जाता है। इसका निर्माण आगरा शहर को गर्मियों में पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आसन बैराज के बारे में समझिए। तो आसन संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपको ये ध्यान देना है। तो आसन संरक्षण अभियान के बारे में बताता हूँ, एक सेकंड आप ध्यान दीजिए क्या है। तो आसन संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ है? देहरादून जिले में यमुना नदी में मिलने वाली आसन नदी का 440 हेक्टेयर का क्षेत्र है। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्लाइड क्या है स्किप नहीं कर पा रहे, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसलिए ध्यान सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो मैं बताऊंगा। आसन बैराज के बारे में इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि यह देहरादून जिले में यमुना नदी में मिलने वाली आसन नदी का 444 हेक्टेयर का क्षेत्र है। कौन सी नदी में मिलने वाली? यमुना नदी में मिलने वाली आसन नदी का यह एक क्षेत्र है आसन बैराज। 1967 में आसन बैराज द्वारा नदी पर बांध बनाने के परिणाम स्वरूप बांध की दीवार के ऊपर गाद जमा हो गया। कब बांध बनाया गया ये आसन नदी पर? तो 1967 में बनाया गया, जिससे इस क्षेत्र में पक्षियों के अनुकूल कुछ आवासों का निर्माण हो गया। और जब गाद वहां पे बन गया तो एक रहने का जगह बन गया। और फिर क्या हुआ? ये आवास 330 प्रजातियों के पक्षियों को आश्रय देता है, जिनमें गंभीर रूप से क्या क्या आपका पाया जाएगा? तो लुप्त प्राय लाल सिर वाला गिद्ध। कौन सा? लाल सिर वाला गिद्ध, जिसे आप लोग सैक्रोजिप्स कैल्वस कहते हैं, और सफेद पूंछ वाला गिद्ध जिसे आप लोग जिप्स बेंगालेनिस कहते हैं, और बेर का पोचार्ड जिसे एथिया बैरी कहते हैं, ये शामिल है। दो जल पक्षी प्रजातियां जो है आपका लाल कलगी वाले पोचार्ड और रूडी सेल्डक जिसे नेट्टा रुफिना और आपका टेडोरना फेरुगिनिया की 1% से अधिक आबादी यहाँ दर्ज की गई है। जितने भी जल पक्षी के बारे में बताते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन डाला जा सकता है, इससे आपको पक्षियों के नाम भी याद होते जाएंगे। आप लोग तो बहुत कम पक्षियों के नाम याद करके रखें, यहाँ से इन सारे पक्षियों के नाम को नोट कीजिए और उसे याद कीजिए। 1% से अधिक आबादी यहाँ दर्ज की गई। यहाँ 49 मछली प्रजातियाँ भी है, जिनमें से एक लुप्त प्राय पुटीटोर महसीर है। अब लीजिए, आपने तो बहुत मछलियों के नाम सुने होंगे, एक मछली का नाम याद रखिए, पुटीटोर महसीर। पुटीटोर महसीर भी एक प्रकार का मछली है जो अब यहाँ पे लुप्त प्राय होने जा रहा है। तो आपने अभी यहाँ पे जस्ट देखा किसके बारे में? आसन बैराज के बारे में। देहरादून में है, 440 हेक्टेयर में है। 1967 में यहाँ आसन बैराज नदी द्वारा बांध बनाया गया, जिसके ऊपर गाद जमा हो गया। जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के रहने की जगह मिल गए। लगभग 330 प्रजाति के पक्षी यहाँ पे आने लगे, जिसमें आपका लुप्त प्राय लाल सिर वाला गिद्ध था, सफेद पूंछ वाला गिद्ध है, बेर का पोचार्ड भी शामिल है। दो जल पक्षी प्रजाति आप याद रखिए, लाल कलगी वाले पोचार्ड और रूडी सेल्डक याद रखिए, जिसकी 1% से अधिक आबादी यहाँ दर्ज की गई। 49 मछली प्रजातियां हैं, जिसमें से एक याद रखना है आपको लुप्त प्राय होने वाला है, पुटीटोर महसीर। पुटीटोर महसीर क्या है? तो एक प्रकार की मछली है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए आप, कंवर झील के बारे में समझिए जो राजस्थान में आपका पड़ रहा, सॉरी कंवर झील के बारे में समझिए। ये कंवर झील क्या है? तो कंवर झील के नाम से जाने जाने वाला यह क्षेत्र भारत गंगा के मैदान में 2620 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान रखिएगा। बाढ़ का पानी का यहाँ अवशोषण बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। कंवर झील जो आपका बिहार में पड़ रहा था, यहाँ पे बाढ़ का पानी अवशोषण होने के कारण बिहार में यह जल की आपूर्ति करती है। जहाँ 70% भूमि जलमग्न होने की आशंका रहती है, ये कंवर झील पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो बिहार में इस चीज को ध्यान रखिएगा। शुष्क मौसम में दलदली भूमि के क्षेत्र सूख जाते हैं और कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह क्षेत्र में 5 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां निवास करती है। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 5 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां कौन कौन सी है, जिसमें 3 आपका गिद्ध है, लाल सिर वाला गिद्ध है जिसे आप लोग सैक्रोजिपस कैल्वस कह रहे हैं, सफेद पूंछ वाला गिद्ध है जिसे आप लोग जिप्स बेंगालेनिसस कह रहे हैं, और भारतीय गिद्ध है जिसे आप लोग जिप्स इंडिकस कह रहे हैं। और 2 जल पक्षी आपको याद रखना है, सोसिएबल लैपविंग और बेयर पोचार्ड। सोसिएबल लैपविंग
लैपविंग जिसे आप लोग वैनल्स ग्रेगेरियस कह रहे हैं और बेयर पोचार्ड जिसे आप लोग एथिया बैरी कह रहे हैं, ये दोनों जो है लुप्त प्राय के रूप में अब गिने जा रहे हैं। इस जगह पे कवर झील के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है कि ये बिहार में पड़ता है। 70% भाग जो है भूमि जलमग्न में रहती है। 5 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां निवास करेगी, जिसमें 3 गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध और भारतीय गिद्ध है, और 2 जल पक्षी याद रखिएगा, सोसिएबल लैपविंग और बेयर पोचार्ड यहाँ पे शामिल है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसे भी आप याद रखिएगा, जिसे बेयर पोचार्ड का एथिया बैरी दिया हुआ है, सोसिएबल लैपविंग का वैनल्स ग्रेगेरियस दिया हुआ है। ये सारी चीजों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे थोल झील के बारे में पढ़ेंगे। थोल झील कहाँ पड़ गया, तो गुजरात के यह मेहसाना जिले में स्थित है। सबसे पहले तो याद रखिए कि थोल झील गुजरात में है। यह एक उथला मीठे पानी का जलाशय और मुख्य रूप से खुला जल क्षेत्र है। याद रखिएगा थोल झील जो है वो मीठे पानी का जलाशय है, और यह भी याद रखना है यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। 3 बात याद रखिएगा, गुजरात में है, मीठे पानी का जलाशय है, मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसका निर्माण 1912 में सिंचाई के लिए किया गया था। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए इसे 1988 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। थोल झील को वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, ये याद रखना है, 1988 में। 4 बात याद रखना है, गुजरात में है, मीठे पानी का जलाशय है, मानव निर्मित है, 1988 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। अब इस आर्द्र भूमि के किनारे समझिए जलीय पौधे पाए जाते हैं। मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है ये, और यहाँ 320 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यह आर्द्र भूमि 30 से अधिक संकटग्रस्त जल पक्षी प्रजातियों को आश्रय देती है, जिनमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय व्हाइट रम्प्ड कल्चर और सोसिएबल लैपविंग, ये सारे क्या है, प्रजातीय पक्षी है। याद रखना है, इन सारे नाम को याद रखना है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर पक्षी है, सोसिएबल लैपविंग पक्षी का याद रखना है, और संकटग्रस्त सारस क्रेन है, कॉमन पोचार्ड है, लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूज शामिल है। ये सारे के सारे पक्षी के नाम है, प्रजाति है। इनको आप सर्च कीजिए गूगल पे, इनके पिक्चर्स को देखिए, आपके माइंड में सेट होंगे, चीजें आपको आसानी से याद होगी। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, किसके बारे में, थोल झील के बारे में। नेक्स्ट समझिए बधवाना आर्द्र भूमि के बारे में। बधवाना, अब इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, तो बधवाना गुजरात के वडोदरा जिले की डमोई तहसील तालुका में स्थित है। याद रखना है बधवाना कहाँ है, गुजरात के वडोदरा जिले में है। इस जलाशय का निर्माण कब हुआ, तो 1910 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य राजा गायकवाड़ द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया बधवाना आर्द्र भूमि का निर्माण, तो राजा गायकवाड़ के द्वारा 1910 में किया गया। इसे आपको याद रखना है। औरसंग नदी जो चंदोद में नर्मदा नदी से मिलती है, औरसंग नदी चंदोद में किससे मिलेगी, नर्मदा से मिलती है, और इस झील में गिर जाती है। नेक्स्ट याद रखना है आपको लाल कलगी वाली पोचार्ड, जिसे आप नेट्टा रोफिना, जो पश्चिम भारत में वैसे तो दुर्लभ है, सर्दियों के दौरान यह नियमित रूप से देखी जाती है। कहाँ पे, वधवाना आर्द्र भूमि में। कौन सी पक्षी देखी जा रही है, तो लाल कलगी वाली पोचार्ड देखी जा रही है। यह अपने पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को शीतकालीन आश्रय प्रदान करता है, जिनमें मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करने वाले 80 से अधिक प्रजातियां शामिल है। आपको याद रखना है बधवाना आर्द्र भूमि गुजरात के वडोदरा में है। इसका निर्माण 1910 में बड़ौदा राज्य में राजा गायकवाड़ द्वारा किया गया, औरसंग नदी के किनारे किया गया। यह औरसंग नदी चंदोद में नर्मदा नदी से मिलती है। यहाँ पाई क्या क्या जाती है, तो लाल कलगी वाली पोचार्ड, जिसे अब लोग नेट्टा रोफिना कह रहे हैं, जो पश्चिम भारत में वैसे दुर्लभ है लेकिन यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका वुलर झील के बारे में समझिए। काफी इंपॉर्टेंट झील है वुलर झील के बारे में। जिस बात को मैं बोलूंगा याद रखने के लिए, उसे तो याद रखना ही रखना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे अगर पूछा जाए तो वुलर झील है। इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। इसे आपको याद रखना है। जिसमें क्या है, जलीय और जलीय वनस्पतियां, विशेष रूप से सिंघाड़े के घने दलदल है। इन सारी चीजों को समझने के लिए बस डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आप इस चीज पे काफी थोड़ा टाइम दे, इस चीज को समझे, इसलिए सारी चीजें बताया जा रहा है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि सिंघाड़े के घने दलदल किस झील में पाए जा रहे हैं, लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है, जिसमें जलीय और जलीय वनस्पतियां, विशेष रूप से सिंघाड़े के घने दलदल हैं। राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत और घरेलू पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता है। कौन सा झील, वुलर झील। यह झील एक महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग का समर्थन करती है और सिंचाई तथा घरेलू उपयोग के लिए पानी का एक मूल्यवान स्रोत है। यह क्षेत्र शीतकालीन प्रवास, पड़ाव पसंद करने वाले पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। मानवीय गतिविधियों में चावल की खेती और वृक्षारोपण शामिल है। ये सारी के सारे बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन चीजों को भी पढ़िए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है। इसे आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इसके बाद आप नेक्स्ट समझिए ऊपरी गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का यह उथला हिस्सा बैराजों के ऊपर स्थित गहरे पानी के छोटे छोटे तालाबों और जलाशयों से घिरा हुआ है। कौन सा? ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी, गंगा नदी का जो उथला हुआ हिस्सा है ना, बैराजों के ऊपर स्थित गहरे पानी के छोटे छोटे तालाबों और जलाशय से घिरा हुआ है। यह नदी IUCN के रेड लिस्ट में शामिल गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, 6 प्रजातियों के कछुए, उदबिलाव, 82 प्रजातियों की मछलियां और 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का आवास है। देखिए अब ऊपरी गंगा नदी में कौन कौन से जानवर आपको मिल रहे हैं वो समझिए। इसमें शामिल कौन सा है? तो गंगा नदी का डॉल्फिन है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, 6 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। आप सर्च कीजिए कि कछुए के 6 प्रजाति कौन कौन से हैं, उसे आप सर्च कीजिए, उसके नामों को याद रखिए। उदबिलाव पाए जा रहे हैं, 82 प्रजाति की मछलियां। आपको कितनी प्रकार की मछलियों के नाम पता है? आप उसे सर्च कीजिए, उसको याद कीजिए कितने कितने प्रकार की मछलियां होती है, और 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों के यहाँ पे आवास है। किस जगह पे देख रहे हैं आप? ऊपरी गंगा नदी में। ध्यान रखिएगा यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पौधे, अब पौधों के नाम याद रखिए। डालबर्गिया सीसो, सरका इंडिका, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, पिकस बेंगालेंसिस, डेंड्रोकेलामस, स्ट्रिक्टस, टेक्टोना ग्रैंडस, अजादिरा चिट्टा, इंडिका और जलीय आइकॉर्निया शामिल है, जिनमें से कुछ औषधीय गुणों से युक्त माने जाते हैं। औषधीय गुणों से युक्त माने जाते हैं मतलब इनमें से बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे क्या किया जा रहा है? दवाई बनाया जा रहा है। इन पौधों के नाम भी आप याद रखिए। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में क्या कर सकता है? आपको ये फंसा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा पौधा है, और अगर नाम दे दिया टेक्टोना ग्रैंडिस, तो आप क्या बता सकते हैं ये एक पौधे की प्रजाति है? नहीं बता पाएंगे, इसलिए इन चीज़ों को याद रखिए। कौन कौन से पौधे हैं? तो डालबर्गिया सीसो, सरका इंडिका, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, फिकस बेंगालेंसिस, डेंड्रोकैलामस, स्ट्रिक्टस, टेक्टोना ग्रैंडिस, आजादी राचटा इंडिका और जलीय एकोर्निया शामिल है, जिनमें से कुछ क्या है? तो औषधीय गुणों से युक्त माने जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है ऊपरी गंगा नदी का जो हिस्सा है वो बैराजों के ऊपर स्थित गहरे पानी के छोटे छोटे तालाबों से घिरा हुआ है, और यह नदी जो है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है। रेड लिस्ट में इसको क्यों शामिल किया जाता है? रेड लिस्ट में उन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो आगे चल के खत्म हो जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है, धीरे धीरे वो लुप्त हो रही है, उसे रेड लिस्ट में डाला जाता है। यहाँ पे आपको डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, 6 प्रजाति के कछुए, उदबिलाव, 82 प्रजाति की मछलियां आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? तो ऊपरी गंगा नदी के हिस्से में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपको याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में समझिए। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में है। इतना आपको याद रखना है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो हरियाणा में है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग समान है। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जहाँ बहुत कम पेड़ है जो झील के दृश्य को बाधित करता है। यहाँ पे पेड़ पौधे क्या है? बहुत ही कम है। पक्षी अभ्यारण्य की खोज का श्रेय पक्षी प्रेमी पीटर जैक्सन को जाता है। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क का अगर आपसे खोज पूछ दिया जाए किसके द्वारा किया गया, तो प्रेमी पीटर जैक्सन को माना जाता है। इस पक्षी अभ्यारण्य की खोज किसके द्वारा किया गया? तो प्रेमी पीटर जैक्सन को जाता है। पक्षी अभ्यारण्य की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्रेमी पीटर जैक्सन को जाता है। फिर से ध्यान रखिए, पक्षी अभ्यारण्य की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पक्षी प्रेमी पीटर जैक्सन को माना जाता है। पक्षी प्रेमी किसको माना जाता है? पीटर जैक्सन को माना जाता है। यह एक प्राचीन झील भी है। अप्रैल 1971 में पार्क के भीतर स्थित सुल्तानपुर झील, जो 1.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 के तहत अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। किसे? सुल्तानपुर नेशनल पार्क को कब? 1959 की धारा 8 के तहत 1971 में इस सुल्तानपुर झील को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। जुलाई 1991 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, याद रख पाए तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं याद रख पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो हरियाणा में है। और पक्षी अभ्यारण्य की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्रेमी पीटर जैक्सन को जाता है। ये दो चीज़ तो आपको मस्ट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। तो इसमें याद रखना है आपको, यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कौन सा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यह क्षेत्र 210 प्रजातियों के पक्षियों का घर है, इसे छोड़ दीजिए, जिनमें से औसतन 1,74,128 पक्षी सर्दियों में और 50,000 पक्षी गर्मियों में देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें बस आपको फोकस यहाँ पे करती है, चीज़ों को बस फोकस रखना है
कि आप हाँ अनाल सरोवर पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या क्या हो रहा है उस चीज़ को समझिए। कुछ नहीं याद रहेगा तो इतना तो याद रहेगा कि अनाल सरोवर पक्षी अभयारण्य एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें उसको समझने के लिए दिए जाते हैं। 50,000 पक्षी गर्मियों में यहाँ देखे जाते हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय, अब लीजिए पक्षी कौन कौन सा आ गया, फिर याद रखिए पक्षियों के प्रजाति कौन कौन से यहाँ पे लुप्त प्राय होने वाला है, मतलब खत्म होने वाले, आगे भविष्य में ये सारे पक्षियां देखने को नहीं मिलेंगे। सोसिएबल लैपविंग जिसे हम लोग वैनेलस ग्रेगेरियस कह रहे हैं, संकटग्रस्त मार्बल टिल्ड जिसे हम लोग मार्मा रोनेटा कह रहे हैं, मार्मा रोनेटा, एंगुइस्ट रोस्ट्रिस कहते हैं, प्रवास के दौरान रुकती है। जबकि संकटग्रस्त सारस क्रेन जिसे हम लोग ग्रस एंटेगोन कहते हैं, गर्मियों में अन्य जल निकायों के सूखने पर यहाँ शरण लेती है। यह आर्द्रभूमि संकटग्रस्त भारतीय जंगली गधे का नाम देख लिया अब क्या दिया हुआ है, इक्वस हेमियोनस खूर, भारतीय जंगली गधे का साइंटिफिक नेम इक्वस हेमियोनस खूर की एक उपग्रह आबादी के लिए भी जीवन रेखा है जो शुष्क मौसम में इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। ये भारतीय जंगली गधे जो हैं ये इस क्षेत्र का नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य का एक क्षेत्र क्या करते हैं, अपने उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भिंडावास वन अभयारण्य, तो यह कहाँ है, तो पहले ये याद रखिए कि यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित एक मानव निर्मित मीठे पानी का आर्द्रभूमि है। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है मानव निर्मित मीठे पानी का आर्द्रभूमि है, कौन सा, तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। 2009 में इसे भारत सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, कब, 2009 में। लिफ्ट नहर प्रणाली में बिजली गुल होने के समय जवाहरलाल नेहरू नहर के अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। लीजिए लिफ्ट नहर प्रणाली में जब बिजली गुल हो गई, बिजली खत्म हो गई, तो उस समय क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू नहर के अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने के लिए इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, तो ये भिंडावास वन अभयारण्य का निर्माण किया गया। क्षेत्र में पाए जाने वाले स्तनधारियों में नीलगाय जिसे आप लोग बोसेलाफस स्ट्रैगोकैमिलस कहते हैं, सामान्य नेवला जिसे आप लोग हर्पेस्टेटस एडवर्डिस कहते हैं, और काले गर्दन वाला खरगोश जिसे लेपस निग्रिकॉलिस शामिल है। क्या क्या पाया जा रहा है क्षेत्र में पाए जाने वाले स्तनधारी बताइए थोड़ा, नीलगाय है जिसे आप लोग बोसेलाफस स्ट्रैगोकैमिलस कह रहे हैं, सामान्य नेवला है जिसे आप लोग हर्पेस्टेटस एडवर्डिस कह रहे हैं, और काले गर्दन वाले खरगोश हैं जिसे आप लोग लेपस निग्रिकॉलिस कहते हैं। ये सारे के सारे आपको मिलेंगे कहाँ, भिंडावास वन अभयारण्य, हरियाणा पहुंच जाइएगा वहां मिलेगा। नेक्स्ट याद रखिए पोंग बांध झील के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है, तो यह जलाशय 1975 में हिमालय की निचली पहाड़ियों में भारत गंगा के मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित ब्यास नदी पर बनाया गया था। किसी पोंग बांध झील को भूल जाइए सब चीज को, किस नदी पर बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। रामसर स्थल सूचना पत्रक में उल्लेख है कि ऐसे समय में जब उत्तरी भारत में व्यापक जल निकासी और भूमि सुधार के कारण आर्द्र भूमि कम हो रही है, तो पोंग बांध के निर्माण से निर्मित पक्षी आवासों का विशेष महत्व है। ट्रांस हिमालयी उड़ान मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ 220 से अधिक प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें 54 जल पक्षी प्रजातियां शामिल है। ये सारी चीजें को आप भूल जाइए, याद रखना है। पोंग बांध झील किस नदी पर बनाया गया है, ब्यास नदी पर बनाया गया है, उससे आपको ध्यान रखना है। रामसर स्थल सूचना पत्रक में ऐसा उल्लेख किया गया है, ऐसे समय में जब उत्तरी भारत में व्यापक जल निकासी और भूमि सुधार के कारण आर्द्र भूमि कम हो रही थी, तो पोंग बांध के निर्माण से निर्मित पक्षी आवासों को विशेष महत्व दे दिया गया है। नेक्स्ट आपको देखना है रेणुका झील के बारे में, समझिए क्या है, तो यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, रेणुका झील एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है और यह मीठे पानी के झरने और अंतर्देशीय भूमिगत कार्स्ट संरचनाएं हैं। यह कैसे पानी की झील है, तो मीठे पानी, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है और मीठे पानी की झील है, आप ये समझिए। यहाँ पक्षियों की 103 प्रजाति पाई जा रही है, जिनमें से 68 स्थानीय है। जैसे कि मतलब क्या, अब प्रजाति का नाम ध्यान रखना है, पक्षी में कौन कौन से सब याद रखिए, पक्षी का नाम याद रखिए। क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट पहला पक्षी, मैना, बुलबुल, तीतर, एग्रेट बगुला, मल्लार्ड और लैपविंग। यहाँ कितने 5-6 पक्षी का नाम तो याद हो गया होगा। क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट, मैना का तो नाम याद हो गया, मैना, बुलबुल, तीतर ये आपको याद होगा, बगुला भी याद होगा। एग्रेट याद रखिए, मल्लार्ड और लैपविंग याद रखिए। ये सारे के सारे क्या है, पक्षी की प्रजाति है, ध्यान रखिए, रेणुका झील में पाया जा रहा है। खूर वाले जानवरों में याद रखना है सांभर, भौंकने वाला हिरन और घोरल भी इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में, रेणुका झील में।
इस झील का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और इसका नाम हिंदू ऋषि परशुराम की माता रेणुका के नाम पर रखा गया था। अब याद रखना है परशुराम की माता कौन थी, रेणुका थी, उन्हीं के नाम पे इस झील का नाम रखा गया रेणुका। इसलिए हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस स्थल का प्रबंधन हिमाचल प्रदेश के शिमला वन विभाग द्वारा किया जाता है। रेणुका झील का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला वन विभाग द्वारा किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के शिमला वन विभाग द्वारा रेणुका झील का प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट अब समझिए लोकटक झील। लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित सबसे बड़े मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो लोकटक झील बताइएगा, जो अपने ऊपर तैरते हुए फुमडिस क्या है, तो वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का विभिन्न अवस्थाओं में अपघटनशील मिश्रण को हम लोग फुमडिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति हो गया, मिट्टी हो गया, कार्बनिक पदार्थों का विभिन्न अवस्थाओं में अपघटनशील मिश्रण को हम लोग फुमडिस कहते हैं। तो देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी आप समझ रहे हैं, इधर चले जाइए मेघालय साइड में, असम साइड में, त्रिपुरा साइड में, इस साइड में मिजोरम में, वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थित सबसे बड़े मीठे पानी की झील है लोकटक झील। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील के ऊपर स्थित है। आपका दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस झील पर स्थित है, तो याद रखिएगा लोकटक झील पर स्थित है और इसी झील के ऊपर स्थित है आपका केबुल लामजाओ। लोकटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो लोक और तक से। तो लोक का मतलब हुआ धारा और तक का मतलब हुआ अंत। तक का मतलब क्या हुआ, अंत। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुर ब्राउन एटलर्ड हिरन, जिसे हम लोग सर्वस एल्डी का अंतिम प्राकृतिक आश्रय स्थल है, जो एल्ड्स हिरन की 3 उपप्रजातियों में से एक है। कौन सा, तो मणिपुर ब्राउन एटलर्ड हिरन, ये एल्ड्स की हिरन की 3 उपप्रजाति में से एक प्रजाति है मणिपुर ब्राउन एटलर्ड हिरन। अब आप एल्ड्स हिरन की 3 उपप्रजाति का नाम सर्च कीजिएगा और बताइएगा कौन कौन से 3 उपप्रजाति है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लुप्त प्राय संगाई या मणिपुर ब्राउन एटलर्ड हिरन, जिसे हम लोग सर्वस एल्डी कह रहे हैं साइंटिफिक नेम, का अंतिम प्राकृतिक आश्रय स्थल है आपका कौन सा, केबुल लामजाओ। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि के बारे में। तो यह आर्द्रभूमि शहर के अपशिष्ट जल के उपचार और उपचारित जल का मत्स्य पालन और कृषि में उपयोग करने के लिए एक शहरी सुविधा के रूप में कार्य करती है। कौन सा, तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, जिसमें पोषक तत्वों की कुशल पुनर्प्राप्ति की जाती है। जल लगभग 4000 हेक्टेयर में फैले मछली तालाबों से होकर बहता है और ये तालाब सौर रिएक्टरों की तरह कार्य करता है और सौर ऊर्जा की सहायता से अपने अधिकांश जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली को पर्यावरण संरक्षण और विकास प्रबंधन के उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जहां स्थानीय किसानों ने संसाधन पुनर्प्राप्ति गतिविधियों में महारत हासिल करने के लिए एक जटिल पारिस्थितिकी प्रक्रिया को अपनाया है। इसीलिए जाके आपका पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट आपको देखना है मद महेश्वर मंदिर। यह स्थल जो है दक्कन पठार पर स्थित झीलों, दलदलों और नदी तटीय वनों का एक अनूठा संगम है। मद महेश्वर मंदिर किसका किसका संगम हो गया, तो दक्कन पठार पर जितने भी स्थित झील है, दलदल है, नदी तटीय वनों का एक अनूठा संगम है। गोदावरी और कड़वा नदियों के संगम पर नंदूर मदमेश्वर बांध के निर्माण से एक समृद्ध आर्द्रभूमि का निर्माण हुआ। किस नदी के संगम पर, तो गोदावरी और कड़वा नदियों के संगम पर नंदूर मदमेश्वर बांध के निर्माण से एक समृद्ध आर्द्रभूमि का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, गोदावरी और कड़वा नदी के संगम पर नंदूर मदमेश्वर बांध का निर्माण किया गया। मूल रूप से आसपास के क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया। यह स्थल भारत की कुछ सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियां जैसे तेंदुआ और भारतीय चंदन, जिससे हम लोग साइंटिफिक में सेंटालम एल्बम कहते हैं, का घर है। ये जो आप देख रहे थे ये स्थल कौन सा, मदमेश्वर मंदिर। यहाँ पे आपका यह स्थल जो भारत की कुछ
सबसे प्रतिष्ठित प्रजाति में याद रखिए आप तेंदुआ और भारतीय चंदन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सेंटालम एल्बम कहते हैं, उसका घर है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे कि देओलाली मीनो, जिसे आप पेराप्सिल लॉरिंक्स प्रेटरी कहते हैं, भारतीय गिद्ध जिसे आप जिप्स इंडिकस कहते हैं, और सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध जिसे आप जिप्स बेंगालेंसिस कहते हैं को भी आश्रय प्रदान करता है। कौन सा जगह? तो आपका मद महेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रजातियों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखना है आपको नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पंजाब की शिवालिक पहाड़ी में स्थित यह अभ्यारण्य कहाँ है? नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। पहले तो यह याद रखिए कि पंजाब में शिवालिक पहाड़ी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य जो है लुप्त प्राय भारतीय पेंगोलिन, जिसे आप लोग साइंटिफिक में मैनिस क्रेसिकोडाटा कहते हैं, भारतीय पेंगोलिन जिसका साइंटिफिक नेम मैनिस क्रेसिकोडाटा है, मिस्र के गिद्ध जिसका साइंटिफिक नेम नियोफ्रॉन परकनोपेटेरस और संकटग्रस्त तेंदुए जिसे हम लोग पैंथेरा पार्ड्स जैसी प्रजातियों का स्थल है। कौन सा? तो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो पंजाब में है। यह अभ्यारण्य क्या हुआ? 1961 में भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत निर्मित एक मानव निर्मित जलाशय में स्थित है। कौन सा? तो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि 1954 में भारतीय और चीनी प्रधानमंत्रियों ने यही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया था। किस जगह पे? फिर से ध्यान रखिए, तो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बता रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि 1954 में भारतीय और चीनी प्रधानमंत्रियों ने यहीं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया था पंजाब में। पंजाब के वन एवं वन्यजीव विभाग, रूपनगर वन्यजीव प्रभाग इस अभ्यारण्य के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट ध्यान देना है आपको नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में समझिए। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर स्थित एक उथली दलदली क्षेत्र है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। मानसून की बारिश इस विविध आर्द्रभूमि को पानी देती है, जबकि शारदा नहर अतिरिक्त जल की आपूर्ति करती है। जो भी पानी वानी अगर बच गया, कमी हो रहा है, तो वो शारदा नहर जो इसकी आपूर्ति कर देती है नवाबगंज पक्षी विहार के लिए जो भी पानी चाहिए। यह पक्षियों के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान है जहाँ नियमित रूप से 25,000 जल पक्षी देखे जाते हैं और 220 स्थानीय और प्रवासी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। संरक्षण और वन रोपण उपायों ने वन्यजीवों की समग्र विविधता को बढ़ाने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप अब सुनहरा सियार का साइंटिफिक नेम है आपका कैनस ऑरियस, और जंगली बिल्ली जिसे हम लोग फेलिस चॉस भी यहाँ मौजूद हैं, कि वन अधिकारों वन संरक्षक कार्यालय के साथ मिलकर अभ्यारण्य का प्रबंधन करते हैं। कौन सा अभ्यारण्य? तो नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य समझिए, 2 ऑक्सबो झीलों से युक्त एक अस्थायी मीठे पानी का वातावरण है। कौन सा? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2 ऑक्सबो झीलों से युक्त हुआ है, मीठे पानी का है। ये आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश की विशेषता है और जल पक्षियों के लिए असाधारण आवास प्रदान करता है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ उन्हें विश्राम और प्रजनन स्थल मिलते हैं। वार्षिक गणनाओं में 1 लाख से अधिक पक्षी देखे गए। यह जल प्रणाली के रखरखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झीलों के आसपास के प्राचीन मंदिर धार्मिक महत्व रखते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश के संभागीय वन अधिकारी और मुख्य वन संरक्षण अभ्यारण्य अधिकारियों के साथ मिलकर प्रबंधन का कार्य करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कालीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पॉइंट कालीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में समझिए। यह तटीय क्षेत्र उथले जल तट, लंबी रेत की पट्टियों, ज्वारीय मैदान और मुख्य रूप से मैंग्रोव वनों से युक्त है। कौन सा? पॉइंट कालीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही मौसमी अक्सर खारे पानी की झीलों और मानव निर्मित नामक दोहन स्थलों से भी युक्त है। पर्यटक इस स्थल पर मनोरंजन और तीर्थ यात्रा दोनों के लिए आते हैं क्योंकि यह भगवान राम से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा रामसर स्थल है जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, तो पॉइंट कालीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है रोपड़ आर्द्रभूमि के बारे में। तो 1952 में सतलज नदी से पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मोड़ने हेतु बनाए गए बांध के निर्माण से निर्मित यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि झील और नदी का मिश्रण है। सतलज नदी से पानी लेने के लिए, सिंचाई के लिए या पीने मोड़ने हेतु बनाए गए एक बांध का निर्माण किया गया। उसका नाम पड़ा रोपड़ आर्द्रभूमि। कौन सा? रोपड़ आर्द्रभूमि जो 1952 में बनाया गया। यह स्थल राष्ट्रीय स्तर पर
चिकने चमड़ी वाले उद्भिलाव, होंग, हिरन, सांभर, कई सरीसृपों और लुप्तप्राय भारतीय पेंगोलिन, जिसे आप लोग मैनिस क्रेसिकॉर्डाटा कहते हैं, के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। कौन सा? रोपड़ आर्द्रभूमि। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी से पेयजल और सिंचाई के लिए यह बांध बनाया गया था। नेक्स्ट आपको देखना है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील के बारे में समझिए। तो पूर्वोत्तर पहाड़ियां, पूर्व उत्तर वाला भाग आप समझ रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये वाले भाग को आप देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर पहाड़ियां कहलाती है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों में स्थित यह एक निम्न भूमि अवसादन जलाशय है। कौन सा? रुद्र सागर झील, जिसे 3 बारहमासी धाराओं से पानी मिलता है। किससे? 3 बारहमासी, जिसमें 12 मास पानी फ्लो करते रहता है ना, वैसे नदी को हम लोग बारहमासी नदी कहते हैं, उससे पानी मिलता है जो गोमती नदी में जाके गिर जाता है। कहाँ गिरता है? गोमती नदी में गिरता है। झील में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मीठे पानी की मछलियों की प्रजातियां जैसे बोटिया। अब मीठे पानी की मछली की प्रजातियां याद रखिए, मीठे पानी की मछली की प्रजाति कौन कौन सी है उसे आप ध्यान रखिएगा। बोटिया हो गया, नोटोपटेरस हो गया, चिटाला हो गया, मिस्टस हो गया, ओम्पोक हो गया, ओम्पोक पबदा हो गया, लेबुओ बाटा हो गया, और मीठे पानी की स्कैम्पी, मीठे पानी की स्कैम्पी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन सारे मछलियों को सर्च कीजिएगा, उसको पिक्चर देखिएगा, चीज़ें आपको याद रहेगी। जिसका वार्षिक उत्पादन 26 मीट्रिक टन है। यह IUCN की लाल सूची में शामिल 3 धारीदारी छत वाले कछुए, जिसे हम लोग बटागूर धोंगोका के लिए एक आदर्श आवास माना जाता है। किस जगह को? रुद्र सागर झील को। ध्यान रखिएगा, 3 धारीदार छत वाले कछुए, 3 धारीदार छत वाले कछुए, जिसे हम लोग बटागूर धोंगोका कहते हैं, उसके लिए यह एक आदर्श आवास है। कौन सा जगह? रुद्र सागर झील। नेक्स्ट समझिए, समान पक्षी अभ्यारण्य। गंगा के बाढ़ के मैदान पर स्थित एक मौसमी ऑक्सबो झील है। समान पक्षी अभ्यारण्य जो है गंगा के बाढ़ के मैदान पर स्थित एक क्या है? तो मौसमी ऑक्सबो झील है। यह जुलाई और अगस्त में आने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। कौन सा? समान पक्षी अभ्यारण्य किस पे निर्भर है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पर अधिक निर्भर है, जो वार्षिक वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है। यह अभ्यारण्य कई प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब कई प्रवासी पक्षी फिर आ गया, फिर से आपको पक्षी याद रखना है, जिनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? ग्रेलैंग हैंस, जिसे आप लोग एंसर भी कहते हैं, जिसकी दक्षिण एशियाई आबादी का 1% से अधिक हिस्सा सर्दियों के दौरान यहां मौजूद रहता है। समान पक्षी अभ्यारण्य में वन संरक्षक का कार्यालय इस स्थल के प्रबंधन की देखरेख करता है। नेक्स्ट अब समझिए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य तो रायबरेली जिले में, कहाँ? तो रायबरेली जिले में स्थित यह 12 मासी दलदली क्षेत्र भारत गंगा के मैदानी इलाके की विशेषता है। इसकी 4 आपस में जुड़ी झीलें मानसून की बारिश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वन संरक्षक का कार्यालय और राज्य के वन अधिकारी अभ्यारण्य का संयुक्त प्रबंधन करते हैं। कौन कौन? वन संरक्षक का कार्यालय और राज्य के वन अधिकारी अभ्यारण्य का संयुक्त प्रबंधन करते हैं। किसका? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य का, जो रायबरेली जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य तो हरदोई जिले में स्थित है। कहाँ है? हरदोई जिले में स्थित है आपका सांडी पक्षी अभ्यारण्य। इससे पहले मैंने आपको स्टेट बता चुका है, आपको सिर्फ राज्य के नाम याद रखने हैं। तो पहले 3 से 4 स्लाइड को आप देखिए, राज्य के नाम याद कीजिए, इतना आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य समझिए, तो हरदोई जिले में स्थित यह मीठे पानी का दलदली क्षेत्र इंडो गंगा के मैदानी क्षेत्र का एक विशिष्ट उदाहरण है। लेकिन आप वहां पे उस 3 स्लाइड में ये नहीं समझ पाइएगा कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह मीठे पानी का एक दलदली क्षेत्र है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। उस चीज़ के लिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखिए, इसे समझिए। यह मीठे पानी का दलदली क्षेत्र इंडो गंगा के मैदानी क्षेत्रों का एक विशिष्ट उदाहरण है और इसे अधिकांश जल जो है मानसूनी वर्षा से प्राप्त होती है। किसे? तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य को वन संरक्षक कार्यालय स्थानीय वन और वन्य जीव अधिकारियों के सहयोग से इस स्थल का प्रबंधन करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है सरसई नवार झील। कौन सा आपको देखना है? आपको देखना है यहाँ पे सरसई नवार झील के बारे में समझिए। तो इटावा जिले में स्थित यह अस्थायी दलदली क्षेत्र, कहाँ है ये? तो इटावा जिले में स्थित है यह अस्थायी दलदली क्षेत्र भारत गंगा के मैदानी इलाके की एक विशिष्ट आर्द्रभूमि है, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून की बारिश से पानी मिलता है। सब चीज को छोड़ दीजिए, इटावा जिला याद रखिए, किस राज्य में पड़ता है उसे याद रखिए। वहां पे आपका स्थित है सरसई नवार झील, जो एक विश्व विरासत स्थल में आपका ये रामसर साइट में आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना है। विशेष रूप से संकटग्रस्त सारस, जिसे आप लोग ग्रस एंटेगॉन कह रहे हैं, काफ़ी बार ये नाम आ चुका है, इसे आप
अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था, को इसका लाभ मिलता है, जिसकी 400 सदस्यों की आबादी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा झुंड बनाती है। इस स्थल का नाम इसी वह साल गैर प्रवासी सारस से लिया गया है। यह आर्द्रभूमि आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का भी स्थल भी है, जिसके पास स्थित हजारी महादेव मंदिर में हर साल हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसे? तो सरसई नवार झील को याद रखिएगा, वर्ल्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा, किसके द्वारा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट आपको देखना है सुरिनसर और मानसर झील के बारे में समझिए। तो जम्मू के अर्ध शुष्क क्षेत्र में झेलम बेसिन से सटे एक मीठे पानी की मिश्रित झील, जिसका जलग्रहण क्षेत्र रेतीले मिश्रित मिट्टी, पत्थरों और कंकड़ों से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह एक मीठे पानी की मिश्रित झील है। कौन सा? सुरिनसर और मानसर झील है। सुरिनसर झील में आप समझिए क्या है। सुरिनसर झील में वर्षा जल का प्रवाह होता है और इसमें कोई अस्थायी जल निकासी नहीं है, जबकि मानसर झील मुख्य रूप से सतही अपवाह और आंशिक रूप से धान के खेतों से रिसने वाले खनिज युक्त जल से पोषित होती है, जिसमें वर्षा ऋतु में जल प्रवाह बढ़ जाता है। यह झील साइट्स और IUCN की लाल सूची में शामिल भारतीय फ्लैप सेल कछुआ, भारतीय सॉफ्ट सेल कछुआ और मानसारिएला लैकोसिट्रस जैसे जीवों का आश्रय स्थल है। महाभारत काल से संबंधित पौराणिक उत्पत्ति के कारण यह स्थल सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक मंदिर हैं। हालांकि झीलों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, फिर भी धार्मिक कारण से मछलियाँ पकड़ने पर प्रतिबंध है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तो सुरिनसर और मानसर झीलों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका तसो मोरिरी या मोरिरी झील के बारे में समझिए। तो समुद्र तल से 4595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील मीठे पानी से लेकर खारे पानी तक की है। इसमें मीठे पानी की भी झील है और खारे पानी की भी झील है, जिसके किनारों पर नम घास के मैदान और बोरेक्स से भरपूर आर्द्रभूमि है। क्या चीज से भरपूर है? तो बोरेक्स से है। कहा जाता है कि यह स्थल चीन के बाहर सबसे लुप्त प्राय सारसों में से एक काले गर्दन वाला सारस, जिसे ग्रस निग्रिकॉलिस का एकमात्र प्रजनन स्थल है। कौन सा? तो सो मोरिरी या मोरिरी झील याद रखिएगा। यह चीन के बाहर सबसे लुप्त प्राय सारसों में से एक काले गर्दन वाला सारस का एकमात्र प्रजनन स्थल है। तो सो मोरिरी भारत में बार हेडेड गीज का एकमात्र प्रजनन स्थल है। यह विशाल तिब्बती भेड़ या अर्गली, जिसे आप लोग ओविस अमोन हॉसोनी कहते हैं, और तिब्बती जंगली गधा, जिसे इक्वस कियांग कहते हैं, और तिब्बती पठार के स्थानीय जीव हैं, जिसका चांगतांग सबसे पश्चिमी भाग है। इस आर्द्रभूमि को स्थानीय बौद्ध समुदाय पवित्र मानते हैं और इसके पानी का उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बौद्ध लोग जो है ना, तसो मोरिरी या मोरिरी झील को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसके पानी का उपयोग भी नहीं करते हैं। स्थानीय समुदाय ने WWF इंडिया द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देते हुए तसो मोरिरी को WWF का जीवंत ग्रह के लिए पवित्र उपहार घोषित कर दिया। किसे कर दिया? जीवंत ग्रह के लिए पवित्र उपहार। तो याद रखिएगा आपका तसो मोरिरी को। नेक्स्ट आपका क्या है? थैंक यू। आपका जितने भी यहाँ पे स्थल दिए हुए थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस करा दिए। इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। हर एक पॉइंट को आप देख लीजिएगा और फिर से जितने भी रामसर कन्वेंशन हुए, जितने भी रामसर स्थल थे 96, और उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे आपको क्या किए, सारे के सारे डिस्कस करा दिए। आप देख सकते हैं सारी चीज़ को डिस्कस कराए हुए। आप इस चीज़ से काफ़ी नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट स्टडी के टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू।